जय हिंद दोस्तों। वो कहते हैं ना कि सोचने से कहाँ मिल जाते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी होता है मंजिल पाने के लिए। यही रियलिटी है जीवन के। अगर आपने कोई टारगेट सेट किया है, अगर आपने कोई तमन्ना पाली है, तो उसके लिए आपको लगातार प्रयास करते रहना पड़ेगा। वो लोग जिन्होंने यूपीएससी 2026 या यूपीएससी 2027 के लिए एक कमर कस ली है, उन लोगों के लिए, उन लोगों के सहायता के लिए कल्पाक्ष लेकर आया है यूपीएससी वीकली करंट अफेयर सीरीज, जहां पर क्यूज के आधार पर हम न्यूज को एनालिसिस करने की कोशिश करने वाले हैं। ये हमारा 4th सेशन। इससे पहले हम वीकली बेसिस पे करंट अफेयर को डिस्कस कर चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं जुलाई 20 से जुलाई 26 के उन इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में, न्यूज के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बन सकता है। जो लोग सेशन से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, यहां आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चंस अपने एग्जामिनेशन में पूछता है। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में, नॉट आज, इस वीक के पहले इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में। वर्तमान में एक टूर्नामेंट चल रहा है, फुटबॉल टूर्नामेंट स्पोर्ट्स में, जिसे कहा गया डुरंट कप 2025। यहाँ पर कई सारे मैचेस हो रहे हैं, जिसमें एक मैच की खबर है कि शिलोंग लेजोंग नाम की एक टीम ने मलेशियन आर्म फोर्सेस को 6-0 से डिफीट कर दिया। डेफिनेटली डिफीट हमारे काम की नहीं, परंतु यहाँ से इसके डुरंट कप जो है ये हमारे जरूर काम का, यहाँ से सवाल बनने की संभावनाएं बनती है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट टूर्नामेंट के रूप में जाना जाता है, जो पहले से चल रहा है और ये भारत में कंडक्ट किया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं इससे संबंधित बनने वाले क्वेश्चन के बारे में। सवाल पूछा गया कि विद रेफरेंस टू द डुरंट कप कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट दिया गया, इट इज द ओल्डेस्ट एक्सटेंड फुटबॉल टूर्नामेंट आउटसाइड द ब्रिटिश आइलैंड। पहला ये क्या है, ओल्डेस्ट ब्रिटिश टूर्नामेंट है जो क्या है, ब्रिटिश द्वीप के बाहर अभी तक चल रहा है। Second statement, the tournament is named after the British diplomat best known for drawing controversial international border between India and Afghanistan, जो भारत पाकिस्तान हो चुका है अभी। ठीक है, तो ये क्या है, ये टूर्नामेंट नाम दिया गया ब्रिटिश राजनीतिक के नाम पर रखा गया, जिसका नाम था आपका मिस्टर डुरंट, जिसने भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा का सीमांकन किया था। Until 1940, डुरंट कप वॉज हेल्ड ईच सितंबर इन दिल्ली। 1940 तक डुरंट कप क्या है, हर सितंबर दिल्ली में आयोजित किया जाता था। और आखिरी है, मोहन बागान बिकम द फर्स्ट सिविलियन टू टेक पार्ट इन द टूर्नामेंट। मोहन बागान जो है वो इस भाग में भाग लेने वाले पहले नागरिक थे। इन स्टेटमेंट में से कौन सा सही है? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या ऑल 4? अगर आपने न्यूज कवर की है अपने करंट अफेयर सेगमेंट में, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर नहीं किए तो चलिए कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को आंसर करने की विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स। अगर बात की जाए तो ये जो टूर्नामेंट अभी वर्तमान में चल रहा है, ये 134th एडिशन है किस चीज का, डुरंट कप का। कौन सा एडिशन है? 134। ये ओल्डेस्ट है, अभी तक चल रहा है। और कहां से शुरू हुआ इसका? ब्रिटिश आइलैंड से। इस आधार पर कहा जा सकता है इसकी बिगनिंग कहां से? कोलकाता। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर क्या हो जाता है आपका? करेक्ट हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि एस्टेब्लिश इन 1888, डुरंट कप वाज नेम्ड मोस्ट प्रेस्टिजियस फुटबॉल टूर्नामेंट है। और सर मॉर्टिमर डुरंट के नाम से इसे क्या है, नाम दिया गया है, जिन्होंने दोनों देशों के बीच में सीमांकन किया था। अगर बात की जाए तो ये जो इसका पूरे, तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या होता है आपका? करेक्ट हो जाता है। जिस तरह से तो पहले दो स्टेटमेंट क्या है इस क्वेश्चन के करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अंटिल 1940 डुरंट कप वाज हेल्ड एवरी सितंबर इन शिमला। ये कहाँ नहीं होता था? ये दिल्ली में नहीं होता था। ये कहाँ हुआ करता था? शिमला में होता था। इसलिए इसका थर्ड स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गया? वो इनकरेक्ट हो गया। ये आप याद रखिएगा। 1922 कोलकाता बेस्ड मोहन बागान बिकम दी फर्स्ट सिविलियन टू टेक पार्ट इन द टूर्नामेंट। जो अभी तक इनका हो रहा था, अभी तक सिर्फ मिलिट्री पर्सनल का हो रहा था। इसलिए क्या है आपका जो 4th पॉइंट है वो क्लियर सही है, सो तीसरा गलत है। इसलिए कितने सही है? इन 4 में से 3 पॉइंट सही है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो बनता है आपका वो बनता है सी, ओनली 3 या केवल 3 जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस तरह किस तरह का सवाल पूछा गया ये भी आपको क्लियर हुआ हो। अगर कोई डाउट आपके दिमाग में, आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, तब तक अगली न्यूज को कवर करते हैं। अगला एक न्यूज आया, हाउ ओमिशन ऑफ पाइका रिवॉल्ट इन एनसीईआरटी समवेयर रिवॉल्ट ट्रिगर पॉलिटिकल स्ट्रगल इन उड़ीसा। वर्तमान में एनसीईआरटी ने क्या किया, क्लास 8 के लिए नया जो बुक है उसको लॉन्च किया।
जिसमें मुगलों को लेकर भी इन्होंने कई सारी बातें या उसके स्टेटमेंट को लेकर मुगलों के जो जिसको ग्लोरियस पास्ट माना जाता था उसे डिग्रेड किया, उसकी रियलिटी जो है वो लोगों के सामने रखी, जिसको लेकर एक वीडियो सेपरेट हम लोगों ने कल्पाक्ष के चैनल पर पोस्ट किया है, जिसको आप लोगों का काफी प्यार जो है वो मिला है। जो लोगों ने नहीं देखा आप उस वीडियो को देखिएगा। इसमें एक और कंसर्न हुआ कि जो सालों पहले उड़ीसा बेस्ड एक पाइका रिबेलियन है उसको भी उस एनसीईआरटी से गायब कर दिया, जिसके बाद एक कंट्रोवर्सी जो है वो निकल कर आई। बीजेडी जो बिजू पटनायक का जनता दल एक पहली एक्स गवर्नमेंट वहां नवीन पटनायक है, उन्होंने इस बात पर कंसर्न जो है वो कंसर्न रेज किया है, क्योंकि पाइका रिबेलियन फिर से न्यूज में 2019 में भी न्यूज में था जब इसके 200 साल पूरे हुए थे, ये वर्तमान में फिर न्यूज में है, तो सवाल बनने की प्रबल संभावना है इस पर है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इससे बने क्वेश्चन के बारे में। सवाल है विथ रेफरेंस टू द पाइका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पाइका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट आपसे कहता है there were a class of military retainers who have been recruited from the various social group in the Gajapati ruler of Odisha since 16th century। सवाल है ये वे सैन्य अनुचरों का एक वर्ग है जिन्हें 16वीं शताब्दी में ओडिशा के गजपति शासक के द्वारा विभिन्न सामाजिक समूह के लिए भर्ती किया गया था। सेकेंड पॉइंट कहता है द रेंडर मटेरियल सर्विस मार्शल सर्विस टू द किंग इन रिटर्न ऑफ हेरिडेटरी रेंट फ्री लैंड, जिसे क्या कहा गया, निष्क कर जागीर। ये कहा जाता है कि वे वंशानुगत लगान मुक्त भूमि के लिए राजा को क्या करते थे, सैन्य सेवाएं प्रदान किया करते थे। विच ऑफ द वो स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से ऊपर दिया गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, केवल 1, केवल 2, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 और नो 2। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अगर आपने पाइका रिबेलियन को कवर किया है तो क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए, और जिन लोगों को कवर नहीं है उनको हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। न्यूज यहां से आया कि फॉर्मर ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने पाइका रिबेलियन नवीन पटनायक उन्होंने पाइका रिबेलियन को हटाने को लेकर एक जो कंसर्न है वो कंसर्न रेज किया है। पाइका रिबेलियन जिसे पाइको के नाम से भी जाना जाता है, इसका मतलब होता है फुट सोल्जर्स, ये क्लास ऑफ मिलिट्री रिटेनर था जो अलग अलग जगह से आते थे और इन्हें गजपति मोनार्क के साथ क्या किया जाता था, रिक्रूट किया जाता था उनको सेवाएं देने के लिए। सेकेंड, क्यों करते थे ये काम? क्योंकि उनको आपका लैंड फ्री या टैक्स फ्री जो लैंड है वो मिला था, जिसे निष्क कर जागीर के नाम से जाना जाता है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है, करेक्ट है। इसलिए ऑप्शन का अगर करेक्ट आंसर देखा जाए तो करेक्ट आंसर क्या बनता है आपका सी, जो इस बारे में बात करता है। अगर बात की जाए तो थ्रू आउट द 19th सेंचुरी रूरल इंडिया में एक रीफ रहा, एक डिस्कनेक्ट रहा, और इन लोगों के खिलाफ जो अनजस्टिस हुआ उन्होंने इसके खिलाफ एक रिबेलियन जो है वो रिबेलियन किया था। एक सवाल आप लोगों से यहाँ से, आप ईयर जरूर मेंशन कीजिएगा इस कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ईयर हम नहीं बता रहे आपको, सो ईयर जरूर मेंशन कीजिएगा कि किस साल में पाइका रिबेलियन हुआ था, उसका लीडर, जिस लीडर के अधीन ये पूरा रिवॉल्ट जो है वो लड़ा गया, आप ये कमेंट बॉक्स में डालें। चलिए, ये आपका सेकेंड न्यूज था जहां से सवाल बनने की कोशिश संभावनाएं बनती। इन दो खबरों में आपको एक बात क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरह से एग्जामिनेशन में न्यूज के बेसिस पे, कुछ आपके खबर के बेसिस पे, ट्रेंड के बेसिस पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं और कितने डेप्थ तक जाते हैं। चलिए बिना देरी क्यों आगे बढ़ते हैं अगले एक खबर के बारे में। हाउ न्यू ICMR वैक्सीन गिव अ न्यू होप टू फाइट अगेंस्ट मलेरिया। ये वाला खबर मैं दूसरी बार कवर कर रहा हूं। इससे पहले वाले में, जो पहले वाला सेशन लास्ट वीक का सेशन था, उसमें भी हमने यहां से खबर जो है उसको उठाया था, क्योंकि ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, उस रिसर्च ने एक नया वैक्सीन प्रिपेयर किया किसके लिए, मलेरिया के लिए। जहां से सवाल पिछली बार भी हमने बनाया था, एक बार और इस पे, क्योंकि ये लगातार न्यूज में है इसलिए क्वेश्चन एक और आपसे पूछ लेते हैं। सवाल कहता है द टर्म एडफ्लैक्सीवैक्स वाज रिसेंटली इन न्यूज। एडफ्लैक्सीवैक्स शब्द हाल ही चर्चा में रहा। वैक्सीन फॉर मलेरिया, क्रिप्टोकरेंसी, कैलेस्ट्रल ऑब्जेक्ट और अनमेन्ड एरियल व्हीकल। मलेरिया का टीके के रूप में, क्रिप्टोकरेंसी के रूप में, खगोलीय पिंड के रूप में, मानव रहित हवाई वाहन के रूप में। जैसा हम लोगों ने बात किया, पहले डिस्कस भी कर चुके, इसको किस तरह से देखा जाता है, वैक्सीन ऑफ मलेरिया के रूप में देखा जाता है। वर्तमान में ICMR ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कंपनीज के लिए कि जो कंपनियां बाजार में काम करती है फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में, उनमें से आप अगर कोई भी मलेरिया वैक्सीन बनाना चाहे तो वो अप्लाई करें। उनमें एक सॉलिड कैंडिडेट देखकर जो ICMR है उसे वो पेटेंट देकर ये वैक्सीन का मास और बल्क प्रोडक्शन जो है वो करवाना चाहता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो है, इसका एक्सप्लेनेशन हमने लास्ट वाले वीडियो में भी देखा था, तो इसको वर्तमान समय में हम एक्सपेंड जो है या स्किप करना चाहते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। अच्छा, वो जो क्वेश्चन आपका निकल कर आया वो आया आपका आईसीजे को लेकर, और ये जो क्वेश्चन है ये कहता है विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आईसीजे वर्तमान में न्यूज में क्यों आया मैं आपको बता दूं। दो देश आपस में लड़ रहे हैं, एक है कंबोडिया और दूसरा थाईलैंड। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में ये जो एक मंदिर का विवाद है, इसको लेकर एक क्वेश्चन हमने एक और डाला है इसी सेशन में। उस मंदिर विवाद पर यह है कि आईसीजे ने 2013 में जजमेंट दिया था कि ये जो एरिया है ये कंबोडिया के अधीन आता है, परंतु थाईलैंड ने उसको लेने से मना कर दिया, और वहीं से आईसीजे जो है न्यूज में। तो इसके बारे में एक सवाल देख लेते। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ 9 जजेस elected to the 3-year term office by the United Nations General Assembly and the Security Council। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 9 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त सुरक्षा परिषद द्वारा 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है जजेस आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। न्यायाधीश पुनर्निर्वाचन के पात्र होते हैं। इलेक्शंस आर हेल्ड इन न्यूयॉर्क ड्यूरिंग द एनुअल अंतरिम सीजन ऑफ द जनरल असेंबली। महासभा के वार्षिक शरदकाल सत्र में यहाँ न्यूयॉर्क में इनके चुनाव होते हैं। ऊपर दिए गए स्टेटमेंट में से कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, तीनों या कोई नहीं। अगर आपने ये क्वेश्चन कवर किया है तो आप आंसर कीजिए, नहीं तो चलिए एक्सप्लेनेशन हम साथ में देखते हैं। The International Court of Justice delivered a landmark judgment during the climate movement and the potential flood grain litigation seeking the greater accountability of the climate action, जिसके कारण भी वर्तमान में ये न्यूज में चल रहा है। चलिए, द हॉज बेस, अच्छा हेडक्वार्टर कहाँ है? हॉगमेस का हेडक्वार्टर वेस्ट कोर्ट which is the main judicial branch of the United Nations has held the countries for the under legal obligation। अच्छा, ये रूलिंग के बारे में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन जो इसमें दे रखा है। अगर इसके सेगमेंट के बारे में बात किया जाए जज के बारे में, सो द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ 15 जज। मतलब इसमें कितने जज होते हैं? आपके 9 जज नहीं होते, 15 जज होते हैं। और इस आधार पर ये क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। सेकेंड, इनका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड फॉर 9 ईयर टर्म इलेक्टेड फॉर द 9 ईयर टर्म, इनको 9 साल के लिए क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। जजेज आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, इसलिए स्टेटमेंट सेकेंड जो है वो करेक्ट होता है। इलेक्शन आर हेल्ड इन न्यूयॉर्क इन अ ऑटम सीजन, तो आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट भी क्या होता है, करेक्ट। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है, इसलिए 2 स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, इसलिए बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो पिछली 2 खबरों के कारण आईसीजे जो है वो न्यूज में था, मैंने एक कवर की थी, 2 सेकंड कवर भी इसके अंदर आपको मेंशन मिलता है। चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको ये सेशन कैसा लगा? क्या आपके ओपिनियन इसको लेकर लगते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि ये मोटिवेशन हमको देगा, हम आगे भी इस तरह के वीडियोस आपके लिए कंटिन्यू करें। ये मेहनत जो है कर रहे हैं वो लगातार बनाए रखें। अगली न्यूज़, नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस बिल। भारत सरकार द्वारा एक नया स्पोर्ट्स बिल गवर्नेंस बिल जो है वो लाया गया है। इसको लेकर भी एक वीडियो कल्पाक्ष ने अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया है, जहां आप उसको देख सकते हो। इसके कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए कहां से कैसा क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है, तो वो क्वेश्चन कहता है द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल इंट्रोडक्शन इन लोकसभा प्रपोज द 2 मेजर चेंजेस। क्या लोकसभा में पेश राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2 बड़े बदलाव का प्रस्ताव करता है। पहला, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड विद द स्वीपिंग पावर ले डाउन रूल्स एंड द ओवरसी द फंक्शनिंग ऑफ फेडरेशन विच डज नॉट इंक्लूड द बोर्ड ऑफ कंट्रोलर सीकिंग द बीसीसीआई। एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन करना जिसके पास नियम बनाने, महासंघों के कामकाज की निगरानी करने की व्यापक शक्तियां होगी, जिसमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई शामिल नहीं है। सेकेंड, सेटिंग अप ऑफ अ नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल विद द पावर ऑफ सिविल कोर्ट टू डिसाइड अ रेंज ऑफ डिस्प्यूट फ्रॉम द सिलेक्शन एथलीट एंड फेडरेशन इलेक्शंस। राष्ट्रीय खेल न्याय अधिकरण की स्थापना करना जिसके पास खिलाड़ियों के चयन से लेकर महासंघों के चुनाव तक विवादों को निपटारा के लिए क्या हो, सिविल कोर्ट के पावर हो। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? ये जो स्पोर्ट गवर्नेंस बिल आया, इसको लेकर मैंने अलग वीडियो में भी बताया था कि रिसेंटली जो एक हमने टसल देखा है फेडरेशंस के बीच में, उनके चेयरपर्सन्स के बीच में और एथलीट के बीच में, उसको खत्म करने के लिए और 2036 के लिए अपनी ओलंपिक में को होल्ड करने या होस्ट करने की जो उम्मीदवारी है उसको और पुख्ता करने के लिए बिल जो है भारत सरकार द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। चलिए इसमें बारे में बात करते हैं कि क्या ये बिल कहता है और कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है।
तो पहला स्टेटमेंट जो कहता है कि ये एक नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनाएगा, ये सही है, परंतु इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इंडिया बीसीसीआई भी शामिल होगा, इसे एक्सक्लूड नहीं किया गया, इसलिए क्या है स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो जाता है। सेकेंड, सेटिंग ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल की जो बात इसमें कही गई वो इसमें करेक्ट है कि हाँ एक ऐसा ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा जो ट्राइब्यूनल ऐसे कोई डिस्प्यूट अगर अराइज होते हैं उन्हें शॉर्ट आउट कर सके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो बनता है वो बनता है ऑप्शन बी जो करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगली न्यूज की तरफ। कंबोडिया जिसके बारे में भी बात कर रहा था, कंबोडिया कॉल फॉर इमीडिएट सीज फायर विद द थाईलैंड, ये न्यूज में आया। कंबोडिया और थाईलैंड को लेकर जो डिस्प्यूट चल रहा है इससे संबंधित भी एक क्वेश्चन जो है एक न्यूज़ हमने एक वीडियो आपका यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया है, आप वहां से गो थ्रू हो सकते हैं, जो आपको लगातार प्लेलिस्ट वगैरह में मिल जाएंगे। हम इस क्वेश्चन पर, इस पर्टिकुलर न्यूज़ पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। द प्रसाद तामुअन थोम टेम्पल वॉज रिसेंटली न्यूज लोकेटेड इन बॉर्डर ऑफ, तो कहां पर सिचुएटेड है, थाईलैंड एंड कंबोडिया, जिसके कारण ये पूरा डिस्प्यूट हो रहा है, जिसको लेकर वीडियो हमने बनाया है। तो थाईलैंड और कंबोडिया पर बेस्ड ये क्या है, पूरा के पूरा एक आपका जो टेम्पल है वो टेम्पल है। कंबोडिया हिंदुइज्म से जुड़े 2 टेम्पल्स के लिए बड़ा फेमस है, जिसमें एक तो ये शिव टेम्पल है जिसे प्रसाद विहार के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा आपका अंगारवुड जो कंबोडिया के बीच में, वहीं ऊपर आपका थाईलैंड आता है। तो थाईलैंड और दोनों की बॉर्डर पर ये टेम्पल सिचुएटेड है, जिसको लेकर 2013 में आईसीजे ने इसे डिसीजन दिया था कि कंबोडिया के अधीन आता है। बाकी न्यूज़ आप उसमें कवर कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज कॉमेट परप्लेक्सिटी एजेंटिक एआई पावर्ड ब्राउजर, ठीक है, एक नया टर्म मार्केट में आया जिसका नाम है कॉमेट। क्या है, तो क्या है, परप्लेक्सिटी का एक एजेंट एआई पावर्ड ब्राउजर है या और कुछ, तो उससे संबंधित एक सवाल है। क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है कि क्या है कॉमेट, तो कॉमेट को रियली अगर बात किया जाए तो ये एआई पावर्ड ब्राउजर के रूप में ही जाना जाएगा। ये क्या है, ये एक नई कंपनी जिसे हम परप्लेक्सिटी कहते हैं उसके द्वारा बनाया गया ब्राउजर है। तो पहला स्टेटमेंट इसका क्या है, करेक्ट है। So, Perplexity, known for AI-powered search engines, earlier the month introduced a new AI first browser जिसका नाम क्या है, Comet। तो इसका करेक्ट आंसर ए जो मैंने अभी बताया, which is designed to help user assign various web tasks to AI agent. The browser is still in early access under the Perplexity Max plan, which costs $200 per month। ये कुछ जो बड़े लोग हैं या बड़ी कंपनीज है उनके लिए यूज में आने वाला है ब्राउजर है, पेड ब्राउजर है जिसका नाम क्या है, कॉमेट। जो लोग यूपीएससी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, यहाँ से बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। डीआरडीओ टेस्ट फायर ड्रोन लॉन्च मिसाइल इन आंध्रा, ये क्वेश्चन मैंने कवर किया है आपके करंट अफेयर में, पर आई रिपीट इट। एक नया डीआरडीओ ने एक नई अनमेन्ड मिसाइल का क्या किया है, टेस्ट किया है, जिससे ड्रोन से आप क्या कर पाएंगे, सटीकता से किसी भी चीज को, मिसाइल को लॉन्च करके अपने टारगेट को ध्वस्त कर पाएंगे। उससे संबंधित एक सवाल, विथ रेफरेंस टू द अनमेन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रीशियस गाइड मिसाइल ULPGM-V3 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। It is equipped with a high-definition dual-channel seeker that can strike a wide variety of target. It can be fired only in plain region and not in high-altitude areas. It has day and night capability. How many of above statement are correct? यह एक उच्च परिभाषा दोहरे चैनल वाले शिखर से सुसज्जित एक विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों पर प्रहार कर सकता है। इसे केवल समतल क्षेत्रों में दागा जा सकता है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में नहीं। इसमें दिन और रात में मार करने की क्षमता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अगर ये न्यूज आपने कवर की तो आप आंसर बताइए। जिन लोगों ने नहीं की उन्हें मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये किसी भी पैरामीटर पर डालने में क्या है, सक्षम है। चलिए इसको एक एक करके समझ लेते हैं। ड्रोन लॉन्च प्रीशियस गाइडेड मिसाइल जिसे कहते हैं वो सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया कहाँ से, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जो कुनूर में आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। मिसाइल इज एन एनहांस वर्जन ऑफ द ULPGM-V2 जिसे V3 के नाम से जाना जाता है। एंड V3 इज आउटफिटेड विद अ हाई डेफिनेशन डुअल चैनल सीकर कैपेबल स्ट्राइकिंग ए वाइड रेंज ऑफ टारगेट। इस आधार पर पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, वो करेक्ट हो जाता है। सेकेंड, इट कैन बी फील्ड प्लेन इन हाई एल्टीट्यूड एरिया। इस आधार पर अगर बात की जाए तो सेकंड स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है। और थर्ड के बारे में बात किया जाए तो इसके पास डे एंड नाइट 2 वे आपका कैपेबिलिटी अवेलेबल है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 2 स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, आपका बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है।
यहाँ तक अगर किसी को कोई भी कंसर्न है आप क्वेश्चन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, नहीं है वो भी लिखिएगा, वो भी हमें एक मोटिवेशन देंगे कि नहीं भैया हमारा सेशन किसी बंदे ने देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। नेशनल हाईवे इन इंडिया के आधार पर अभी वर्तमान में हमारा मानसून सीजन चल रहा है। इस मानसून सेशन के अंदर पार्लियामेंट में क्वेश्चन हाईवेज को लेकर पूछा गया, जिसके जवाब में लिखित जवाब जो है वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी द्वारा पेश किया गया और वहीं से बेस्ड ये सवाल है, जिसमें कई सारी बातें उन्होंने ट्रांसपोर्ट और हाईवेज को लेकर की है, उनकी लेंथ को लेकर की है। सवाल उससे पूछा गया, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लो टू हाई द रोड ऑफ द लेंथ इन द नेशनल हाईवे नेटवर्क। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में सड़क की लंबाई के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का सही क्रम निम्न से उच्च। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में कौन सा क्रम जो है वो सही है? अगर आपने न्यूज़ कवर कर रखी है तो बताइएगा। इस आधार पर अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है डी है। किस आधार पर? तो समझिए, सबसे लेंथ के बारे में अगर बात की जाए तो नेशनल हाईवे की लॉन्गेस्ट लेंथ जो है वो महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। महाराष्ट्र के बाद सेकेंड पोजीशन पे आपका कौन सा आता है? उत्तर प्रदेश, फिर आएगा राजस्थान और थर्ड पे आता है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आपका महाराष्ट्र, दीज आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दी क्वेश्चन। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका डी। अगला, 2 इंडियंस किल्ड, 1 मिसिंग इन नाइगर, व्हाट हैपनिंग इन वेस्ट अफ्रीका। एक नया आर्टिकल आया, एक नई न्यूज कि 2 इंडियंस को मार दिया गया, एक अभी भी गायब है। कहां पर? वेस्ट अफ्रीका के नाइगर शहर में। जहां से संबंधित एक सवाल पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर द वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज। इनमें से कौन सी जो कंट्रीज है वो वेस्ट अफ्रीकन है? नाइजर, केनिया, घाना, बुर्किना फासो एंड रवांडा। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा जो है वो आपका वेस्ट अफ्रीकन कंट्री के रूप में जाना जाता है? सो वेस्ट अफ्रीका में 16 कंट्रीज आती है। कौन कौन सी? बेनिन, बुर्किना फासो, काबो वर्डे, कोटो डेवल, द गाम्बिया, घाना, ग्वेना बिसाओ, लिब्रिया, माली, मॉरिशनिया, नाइगर, नाइजीरिया, सेनेगल, सीरिया लियोन एंड टोगो। इस तरह से केनिया एंड रवांडा ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? डी, क्योंकि केनिया इसमें शामिल नहीं है, रवांडा इसमें शामिल नहीं है। सो ये वो इवेंट है दोस्तों जहां से आपके एग्जामिनेशन में लगातार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जहां से चीजें न्यूज में रहती है। पर्सन इन न्यूज हुआ, प्लेस इन न्यूज हुआ, ऑर्गेनाइजेशन न्यूज हुआ, आपका कोई इंस्टीट्यूशन न्यूज में आया वहां से। तो ये बंच अप आज के लिए हम लोगों की तरफ से आपके लिए था। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर डेली करंट अफेयर के लिए आप कल्पाक्ष को लगातार फॉलो कीजिए और सीसेट के लिए स्पेशल क्लासेस हम कल्पाक्ष पे चला रहे हैं जो रोज शाम को 6 बजे लाइव होती है, तो उसको आप जरूर देखिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।